मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद, पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। आज का प्रकरण चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीय भावना। प्रसाद प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रेमी घोर राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। जिस युग में उन्होंने चंद्रगुप्त की रचना की थी, उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। चंद्रगुप्त नाटक सन 1928 ईस्वी में लिखा गया था। सारा देश इस आंदोलन में प्राणपण से जुटा हुआ था, परंतु समाज में ऐसे भी व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को भारतीयों से हर बात में श्रेष्ठ मान इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। इस धारणा के विकास में भारत का इतिहास लिखने वाले उन विदेशी तथा उन्हीं को प्रमाण मानने वाले देसी इतिहासकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा था, जिन्होंने यूरोप वालों को हर बात में भारतीयों से श्रेष्ठ, वीर, सभ्य, उन्नत रूप में सिद्ध किया था। विशेष रूप से इनसे प्रभावित अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय ये समझते थे कि यूरोप वाले अजय हैं, हमसे अधिक सभ्य और श्रेष्ठ हैं। इन लोगों को यह आशंका थी कि यदि ऐसे अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो भारत में अराजकता फैल जाएगी और भारतीय पुनः असभ्य और पिछड़े हुए लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगेंगे। इसलिए ये लोग अंग्रेजों का समर्थन करते रहते थे। प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा प्रचारित उस भ्रांतिपूर्ण दृष्टिकोण का खंडन किया था जो यूरोपियों को श्रेष्ठ और एशियावासियों को हीन सिद्ध करते रहे थे। इसके लिए उन्होंने भारत के उस प्राचीन युग को अपना आधार बनाया जिसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राजशक्ति अत्यंत समृद्ध, उन्नतशील और सशक्त थी। उस युग को आधार बना प्रसाद ने प्राचीन भारतीय इतिहास का मौलिक अध्ययन और विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला था कि यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय प्राचीन इतिहास को बहुत भ्रांत और विकृत तथा पक्षपातपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर भारतीयों के प्रति घोर अन्याय और अक्षम्य अपराध किया है। चंद्रगुप्त नाटक लिखकर प्रसाद ने ऐसी ही स्थापनाओं का खंडन करते हुए कई नवीन ऐतिहासिक मान्यताओं की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के अलावा अन्य ऐतिहासिक नाटक भी प्रसाद के इसी दृष्टिकोण के परिचायक हैं। यूरोपीय इतिहास दृष्टि। सिकंदर यूरोप के एक छोटे से देश ग्रीक, आधुनिक यूनान का शासक था। उसने शक्ति एकत्र कर पहले अपने आसपास के देशों पर विजय प्राप्त की, फिर एक शक्तिशाली विशाल सेना के साथ विश्व विजय करने के अभियान पर चल पड़ा। वह तुर्की, अरब, फारस आदि देशों को पराजित करता हुआ भारत के पश्चिमी उत्तर सीमा गांधार तक आ पहुंचा। यहाँ आकर उसका पहला युद्ध पंचनद नरेश पौरुष पुरु अर्थात पर्वतेश्वर के साथ हुआ। इस युद्ध में यद्यपि पराजय पौरुष की हुई थी, परंतु वह इतनी वीरता के साथ लड़ा कि सिकंदर ने उसकी वीरता पर मुग्ध हो उसे अपना मित्र बना लिया। इसके उपरांत सिकंदर की सेना आगे पूर्व दिशा की ओर बढ़ी। यूरोपीय इतिहासकारों के कहना है कुछ आगे जाने के बाद सिकंदर के सैनिकों ने यह कहकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि उन्हें अपने घर से आए बहुत दिन हो चुके हैं, अब उन्हें घर की याद सता रही है, इसलिए वे आगे न बढ़कर लौट जाना चाहते हैं। अतः सिकंदर आगे न बढ़ फारस की ओर लौट गया। लौटते समय उसने अपनी सेना के दो भाग किए, एक भाग को स्थल मार्ग से भेजा और दूसरे भाग को अपने साथ ले सिंधु नदी के जल मार्ग से लौटा। लौटते समय वह मार्ग में पड़ने वाले राज्यों को अपने अधिकार में करता हुआ चला गया। भारत से लौटने के 1 वर्ष बाद ही बवेरू नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर संबंधी यह इतिहास यूरोपीय इतिहास का द्वारा लिखा गया। इसमें यह ध्वनि निकलती है कि यदि सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से इनकार न कर देते तो सिकंदर भारत विजय का अपना सपना पूरा कर लेता, क्योंकि वह अजय था। भारतीय उसका सामना करने में असमर्थ थे। सिकंदर क्योंकि यूरोप का था, इसलिए उसकी इस विजय यात्रा के कारण उसे सिकंदर महान कहकर पुकारा गया। परंतु मंगोलिया का शासक चंगेज खां एशिया का था, इसलिए उसे बर्बर लुटेरा कहा गया, जबकि उसने यूरोप पर कई बार आक्रमण कर जर्मनी तक के प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यूरोपवासियों के प्रति यूरोपीय इतिहासकारों का पक्षपात इसी एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है और उन्होंने इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर लिखा है। प्रसाद की मौलिक स्थापना। ऐतिहासिक नाटक लिखने में प्रसाद का मूल उद्देश्य इतिहास के माध्यम से अपनी समकालीन भारतीय जनता को जागरण का नवीन संदेश देना रहा था। भारतीय जनता अपने स्वतंत्रता संग्राम को पूरी निष्ठा और शील के साथ तभी आगे बढ़ा सकती थी जब उसे यह विश्वास दिला दिया जाता कि अंग्रेज अजय नहीं है। उन्हें पराजित कर यहाँ से भगाया जा सकता है। और भारतीयों को यह विश्वास भी दिलाया जा सकता था कि जब वे अब अनुभव करने लगे कि अंग्रेज उनसे किसी भी बात में श्रेष्ठ नहीं तथा भारत का प्राचीन इतिहास अत्यंत समृद्ध, शक्तिशाली और प्रत्येक दृष्टि से महान रहा है,
अपनी श्रेष्ठता की यह अनुभूति ही भारतीयों को दृढ़ आत्मविश्वास से भर अंग्रेजों का सामना करने में समर्थ बना सकेगी। भारतीय जनता में इस अनुभूति को जागृत करने के लिए ही प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक की रचना की थी। इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पहले यह प्रमाणित किया था कि सिकंदर की सेना ने यह सुनकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था कि आगे गंगा के तट पर मगध साम्राज्य की विशाल और शक्तिशाली सेना लाखों की संख्या में उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अतः उन्होंने आतंकित हो आगे बढ़ने से मना कर दिया था। प्रसाद ने दूसरा तथ्य स्थापित किया कि भारत से लौटते समय सिकंदर को पश्चिमी गणराज्यों की सेना का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में सिकंदर पराजित और मर्मांतक रूप से घायल हो भारत से लौटा था। निष्कर्ष यह निकला कि यूरोपीय इतिहासकारों के विश्व विजेता सिकंदर महान को भारत से पराजित होकर भागना पड़ा था। इसलिए इस स्थापना से यह निष्कर्ष निकला कि जब हमारे पूर्वज सिकंदर जैसे प्रबल योद्धा और विजेता को पराजित कर भारत से भगा सकते थे, तो हम अंग्रेजों को भारत से क्यों नहीं भगा सकते। इस नाटक के लिखने में प्रसाद का यही उद्देश्य था, जिसे उनकी राष्ट्रीय भावना का ही सशक्त उज्ज्वल रूप मानना चाहिए। अतीत के संदर्भ में वर्तमान का चित्रण। चंद्रगुप्त में प्राचीन कालीन उस भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का अंकन किया गया है जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहा था और भारत के राजा पारस्परिक द्वेष, लालच, अहंकार और विलास के मायाजाल में फंसे या तो विदेशियों की सहायता करते थे जैसे आम्बिक, अथवा विलासपूर्ण जीवन बिताते हुए अपनी प्रजा का क्रूर दमन करने में लगे रहते थे, जैसे कि मगध सम्राट नंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलगा आदि ने देश के उसी संकट और आंतरिक दुर्दशा से चिंतित हो एक योजनाबद्ध तरीके से पहले विदेशियों से देश की रक्षा की थी और फिर नंद जैसे क्रूर विलासी देशी शासकों का उन्मूलन कर सुशासन की स्थापना की। इस प्रकार इन देशभक्तों को देशी और विदेशी दोनों प्रकार के शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। जिस समय प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक की रचना की थी सन 1928 के लगभग, उस समय भी देश की राष्ट्रभक्त लोगों को ऐसे ही दो प्रकार की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ रहा था। विदेशी अंग्रेज शासक क्रूरता और निर्मम शोषण पर आधारित शासन द्वारा भारतीय जनता पर अत्याचार कर रहे थे। दूसरी ओर देशी रियासतों के राजा नवाब भोग विलास में डूबे हुए अपनी प्रजा को पशुओं से भी तुच्छ समझ उनकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाते थे और क्रूर दमन की चक्की में पीसते रहते थे। ये राजा नवाब अंग्रेजों के आश्रित और उनके कट्टर समर्थक थे। तीसरी ओर भारत में अंग्रेजी पढ़े लिखे अफसर, सरकारी छोटे कर्मचारी और मध्य वर्ग के अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृत भाषा, साहित्य के गहरे रूप से प्रभावित ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजों को ही अपना स्वाभिमान स्वतंत्र आंदोलन का विरोध करते रहते थे। इसलिए राष्ट्र के दीवानों को इन तीनों ही वर्गों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ रहा था। इस प्रकार प्रसाद ने चंद्रगुप्त युग में उस संघर्ष के माध्यम से अपने वर्तमान युग में हो रहे स्वतंत्रता संघर्ष को ही आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान की थी। इन दोनों युगों की परिस्थितियों में दिखाई देने वाला यह साम्य प्रसाद के इस महान उद्देश्य को स्पष्ट कर देता है। इसलिए प्रसाद ने चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटक को लिखकर गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़े थे, अपितु उस अतीत के संदर्भ में अपने युग के वर्तमान को ही अभिव्यक्ति प्रदान की थी। यदि हम प्रतीक के रूप में आधुनिक की इस वास्तविकता को प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। महात्मा गांधी चाणक्य के प्रतीक हैं जो योजनाबद्ध रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करते थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को क्रमशः चंद्रगुप्त, सिंहरण का प्रतीक माना जा सकता है। अलका उन क्रांतिकारी महिलाओं के प्रतीक है जो देशभक्ति से प्रेरित हो अपने घर परिवार को त्याग, हाथ में पिस्तौल और बस ले विदेशी अत्याचारियों का सामना करती रहती थी। नंद और पर्वतेश्वर उन देशी राजाओं और नवाबों के प्रतीक हैं जो अपने अहम में डूबे भोग विलास में रत बने रहते थे और अपनी प्रजा पर मनमाने भयंकर अत्याचार करते थे। आम्बिक उन देशद्रोहियों का प्रतीक है जो भारत में अंग्रेजी राज्य के कट्टर समर्थक और प्रचारक थे। सिकंदर और सेल्यूकस को उन अंग्रेज शासकों के प्रतीक माना जा सकता है जो दूसरे देशों पर अधिकार जमा, वहाँ की प्रजा पर मनमाने अत्याचार ढाते और भयंकर लूट मार मचाया करते थे। इस प्रकार इस नाटक की कथा और उनके पात्रों को प्रतीक रूप में भारत के आधुनिक उस इतिहास पर घटाया जा सकता है जब विदेशी अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। ये सब कुछ व्यंजना के आधार पर है। स्पष्ट रूप से इस तरह के सूत्र आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यंजित साहित्य में जो व्यंजना होती है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राष्ट्रीय भावना इस नाटक का मूल उद्देश्य है। उपरोक्त विशेषण से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक की रचना करने में प्रसाद का मूल उद्देश्य उस राष्ट्रीय भावना का प्रचार और प्रसार करना रहा था जो उस युग में अत्यंत तीव्र गति के साथ संपूर्ण भारतीय जनमानस को आंदोलित कर रही थी।
प्रसाद ने पहली बार इतिहास के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाया था कि यूरोप के निवासी अंग्रेज न तो अजय हैं और न सभ्यता, संस्कृति अथवा अन्य किसी भी दृष्टि से भारतीयों से श्रेष्ठ हैं। हमें याद है कि उस समय इस नाटक ने एक भयंकर हलचल सी मचा दी थी। अनेक पाठक ये कहने लगे थे कि अंग्रेजों ने हमारे प्राचीन इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ कर और अत्यंत विकृत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। विश्व विजयी कहलाने वाला सिकंदर महान भारत से पराजित होकर भागा था। इस बात ने जनमानस में एक नई स्फूर्ति, एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया था। अंग्रेज के समर्थक भारतीयों में भी अंग्रेज की ईमानदारी और उसकी श्रेष्ठता में संदेह उत्पन्न कर दिया था। यह मामूली बात नहीं थी। इसने तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा प्रदान की थी। यद्यपि यूरोपीय इतिहासकारों को ही प्रामाणिक मानने वाले कुछ भारतीय इतिहासकारों ने प्रसाद की इस नई स्थापना का विरोध और खंडन किया था, परंतु जनमानस साहित्यकारों से प्रभावित होता है, इतिहासकारों से नहीं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस बात को हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की रचना में प्रसाद की राष्ट्रीय भावना में अभिव्यक्ति पाई है। अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रसाद ने इस नाटक में तत्कालीन भारतीय इतिहास को राष्ट्रीयता के सांचे में ढालकर प्रस्तुत किया था। अतः नाटक का मूल उद्देश्य अपनी राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन करना ही माना जाना चाहिए। धन्यवाद।